प्यारे बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 की दृष्टि से प्री बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र को देखेंगे। तो देखें, प्री बोर्ड परीक्षा 2026, प्री बोर्ड परीक्षा 2026। तो देख रहे हैं, इस प्रश्न पत्र में सामान्य सबसे पहले हम निर्देशों को और उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। तो देख रहे हैं, सबसे पहले हम इसके सामान्य निर्देशों को समझते हैं, क्योंकि यही निर्देश आपको बोर्ड एग्जाम में भी मिलने वाले हैं। तो देख रहे हैं, सबसे पहले तो देख रहे हैं, इसमें कह रहा प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। फिर देख रहे हैं, निर्देश के क्रम में पहला है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र के आ और बा दो खंड हैं। प्रश्न आ में एक अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करें। तो देख रहे हैं, ये सामान्य निर्देश हैं। इसके बाद फिर और यदि हम आगे देखें तो देख रहे हैं, और आगे जो निर्देश दिए हुए हैं, अगला है कि OMR उत्तर पत्रक पर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटें तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। पहले से देख रहे हैं, अगर हम निर्देशों को अच्छी प्रकार से पढ़कर समझ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में चूंकि यही निर्देश मिलने वाले हैं, हमको फिर उस समय ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार सरसरी निगाह से देख लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। अगला पॉइंट है खंड बामी के 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न हैं। फिर इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं। खंड बा की बात कह रहा है। इसके बाद देख रहे हैं, जो अगला निर्देश दिया हुआ है, अगले निर्देश के क्रम में देखने कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं और प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। तो देख रहे हैं, इस प्रकार से ये सामान्य निर्देश दिए हुए हैं। इसके बाद देख रहे हैं, जो अगला निर्देश है, अगले निर्देश के क्रम में देख रहे हैं कि यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई हल ना कीजिए। तो देख रहे हैं, यहाँ पर एक बाएं पृष्ठ की बात कहता है। तो हालांकि हमारे विचार से बाएं या दाएं, जहां आपको आवश्यकता पड़े रफ कहीं भी कर सकते हैं, बस करते उसको काट देंगे। तो यहाँ पर बाएं पृष्ठ या दाएं पृष्ठ रफ आप कहीं भी कर सकते हैं, बशर्ते उसको काट देंगे। अगला है रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएं न मिटाइए और यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखिए। तो गणित में आप देख रहे हैं, वर्तमान में रचनाओं का पाठ ही पूरी तरह से हटा दिया गया है। हाँ, कुछ जैसे आप प्रमेय की पोर्शन में देखेंगे, त्रिभुज संबंधी, वृत्त संबंधी या ऊंचाई दूरी के प्रश्न में देख रहे हैं चित्र आवश्यक है। तो जहां चित्र आवश्यक है वहां आपको चित्र बनाना ही होगा। बिना चित्र के प्रश्न आपका अपूर्ण माना जाएगा। देख रहे हैं, वो अगले निर्देश में दर्शाया गया है कि जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उनमें स्वच्छ एवं शुद्ध चित्र अवश्य खींचिए। बिना चित्र के ऐसे हल अपूर्ण और अशुद्ध माने जाएंगे। देख रहे हैं, इसके बाद फिर इसी का इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है। इस प्रकार से ये सामान्य निर्देश हैं। अब हम सबसे पहले आज के सेशन में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे और इसमें कोई जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझते हुए पढ़ेंगे कि ऐसा प्रश्न यदि बोर्ड एग्जाम में मिलता है तो फिर हमको किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। तो देखें, इसमें पहला प्रश्न दिया है। पहले प्रश्न में देखने दिया है कि यदि 42 और 15 का एलसीएम 210 है तो 42 15 का एचसीएफ होगा। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार यूपी बोर्ड में आने वाला है। दो संख्याओं का एलसीएम दिया है, एचसीएफ पूछ रहा है। तो आप फार्मूला जानते हैं, एचसीएफ बराबर होता है, देखिए आपके पास फार्मूला है, एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एलसीएम। इसी में मान रख देना है। पहली संख्या देख रहे हैं 42 है तो बराबर 42 गुणे दूसरी संख्या देख रहे हैं 15 दी है गुणे 15 बटे एलसीएम। एलसीएम देख रहे हैं 210 है। इसी को आप सरल करेंगे तो देख रहे हैं 21 से काटेंगे, 21 दहम 210
और 21 दूनी 42, 2 से 10 काट देंगे, 2 पंचे 10 और 5 से 15 काटेंगे, 5 तेई 15, तो देख रहे हैं बराबर 3 मिल जाएगा और 3 हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 1 का विकल्प ए सही है। तो ऐसा प्रश्न आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में लगातार आने वाला है, तो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्नों को आप विशेष रूप से तैयार करेंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा जो दूसरा प्रश्न पूछा है, दूसरे प्रश्न में क्या संख्या 240 का अभाज्य गुणनखंडन होगा। तो संख्या 240 के अभाज्य गुणनखंड हमको निकालने हैं। तो देख रहे हैं यदि हम 240 के गुणनखंड करें तो 240 के गुणनखंड इस प्रकार से होंगे। देखिए 240 के खंड करेंगे, सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे। देखिए 12 दुनाई 24, 120 मिल गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे तो देख रहे हैं 30 दुनाई 60, फिर 2 से काटते हैं तो 15 दुनाई 30 और 15 देख रहे हैं पहले 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 और 5 देख रहे हैं 5 स्वयं से कटेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा 2 4 बार है और 3 5 एक एक बार है, तो 2 की घात 4 गुणे 3 गुणे 5 ये हम पा रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प बी सही है। अब हम देखते हैं तीसरे प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा तीसरा प्रश्न दिया है। देख रहे तीसरे प्रश्न में पूछा है, तीसरे में क्या है रैखिक समीकरण युग्म, देख रहे 2 रैखिक समीकरण है का हल होगा। 4 ऑप्शन है, अद्वितीय, 2 अपरिमित रूप से अनेक और फिर अगला कहता है इनमें से कोई नहीं। तो जानते हैं हल की पहचान करने के लिए हम गुणांकों का अनुपात निकालेंगे। तो देख रहे हैं सबसे पहले हम a1 अपान a2 का मान निकालते हैं। देख रहे हैं a1 अपान a2 ज्ञात करेंगे तो a1 अपान a2, तो ये दोनों समीकरणों में x के गुणांकों का अनुपात होता है। देखिए पहले समीकरण में x का गुणांक 2 है और दूसरे समीकरण में x का गुणांक -4 है, तो 2 बटे -4 सरल करेंगे, 2 एक कम 2, 2 दुनाई 4, तो देख रहे हैं इसका मान -1 बटे 2 मिलता है। अब हम b1 अपान b2 निकालेंगे। देख रहे b1 अपान b2 यदि निकालें तो y के गुणांकों का अनुपात पहले समीकरण में देख रहे y का गुणांक 3 है, दूसरे में -6, 3 बटे -6 सरल करेंगे, 3 एक कम 3, 3 दुनाई 6, तो ये भी देख रहे हैं -1 बटे 2 के बराबर मिलता है। इसके बाद आप c1 अपान c2 का मान निकालेंगे। तो देख रहे हैं c1 अपान c2 अचर पदों का अनुपात, तो देख रहे हैं 5, दूसरे समीकरण में देख रहे हैं अचर पद 10 को पक्षांतर करके देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये भी निगेटिव हो जाएगा -10 और सरल करते हैं तो देख रहे हैं 5 एक कम 5, 5 दुनाई 10, तो देखिए -1 बटे 2 के बराबर मिलता है। क्योंकि तीनों मान समान मिल गए, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, तो देखिए तीनों अनुपात समान मिलते हैं, जो कि दर्शाता है कि दोनों रेखाएं यानी रैखिक समीकरण युग्म समपाती होंगे और समपाती की स्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर सी सही है। इसके बाद अब हम देखते हैं चौथे प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा चौथा प्रश्न दिया है। चौथे प्रश्न में आप देख रहे हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल होगा। देख रहे हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल होगा। तो देख रहे हैं द्विघात बहुपद दिया है, शून्यकों का गुणनफल पूछा है। तो शून्यकों के गुणनफल का आप फार्मूला जानते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर देखिए होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है आचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, आचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देख रहे हैं इसी में मान रख देंगे, तो आचर पद देख रहे हैं इसमें 5 है बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक देखें 6 है। तो इस प्रकार से 5 बटे 6 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर डी पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प डी सही है। अब इसके बाद हम देखेंगे पांचवें प्रश्न को। देखिए पांचवें प्रश्न में दिया है, देखिए पांचवा प्रश्न है कह रहा यदि tan थीटा बराबर √3, कह रहा यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान होगा। ठीक है, tan थीटा बराबर √3 हम जानते हैं tan में जो √3 है ये tan 60 अंश का मान होता है, तो थीटा बराबर सीधे 60 अंश मिलेगा
और 60 अंश हम पा रहे हैं। देखिए 60 अंश विकल्प नंबर बी पर दिया है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प बी सही है। अब हम देखते हैं छठे प्रश्न को। देखिए छठे प्रश्न में दिया है, हमारा छठा प्रश्न है, क्या यदि एक बिंदु ए से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर एपी तथा एक्यू स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हैं, तो कोण पीओए का मान होगा। तो इसमें कोण पीओए का मान पूछा है। दिख रहा है, कह रहा यदि एक बिंदु ए से, देखिए मान लेते हैं कोई बिंदु ए है, कोई बिंदु ए है और इस बिंदु ए से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर, ये मान लीजिए ओ केंद्र का कोई एक वृत्त है और प्रश्नानुसार एपी और एक्यू स्पर्श रेखाएं, तो देख रहे हैं एपी और एक्यू ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, एपी एक्यू। आगे कहता है परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हैं, तो ये स्पर्श रेखाएं 80 अंश के कोण पर झुकी हुई हैं, तो कोण पीओए, देख रहे हैं केंद्र ओ है, कोण पीओए, तो ये मान हमको ज्ञात करना है पीओए का, ये कोण ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं अगर ये पूरा कोण हमारा 80 अंश का है, तो देख रहे हैं इसको भी यदि मिलान कर लें तो ये पूरा कोण हमारा, चूंकि दोनों का योगफल, ये कोण और इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो अगर ये हमारा 80 अंश दिया है तो इधर देख रहे हैं पूरा 100 अंश मिल जाएगा। और पूछा है कोण पीओए, तो पीओए आप जानते हैं 100 का आधा 50 अंश होगा, तो ये कोण हमारा 50 अंश के बराबर मिलेगा और 50 अंश देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। इसके बाद हम देखते हैं सातवें प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा सातवां प्रश्न है। देखिए सातवें में बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, कह रहा यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता होगी। तो हम जानते हैं एक निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 के बराबर होता है और यहीं पर एक अनिश्चित घटना हो तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 के बराबर होती है। इस बात को याद रखना है, निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होगी और अनिश्चित होती तो उसकी प्रायिकता 0 के बराबर होती, तब हमारा विकल्प ए सही होता। क्योंकि निश्चित घटना दिया है तो इसमें विकल्प डी सही है। आठवां प्रश्न है, देखिए आठवें में पूछा है प्रश्न संख्या 8। 8 में कह रहा 8 त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो आप जानते हैं अर्धगोले में, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस समतल पृष्ठ, तो देख रहे हैं 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मिलकर 3 पाई आर स्क्वायर और 3 पाई आर स्क्वायर देखें तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 8 का विकल्प सी सही है। इसके बाद अब हम देखते हैं 9वें प्रश्न को। देखिए हमारा 9वां प्रश्न दिया है, 9वें में देख रहे हैं पूछा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी होगी। तो देख रहे हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का मान पूछा है, बिंदु 3 2 और 1 4 इनके बीच की दूरी का मान होगा। तो जानते हैं पहला बिंदु x1 y1 दूसरा x2 y2 होता है। तो यहां पर यदि हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगाएं, फार्मूला आप जानते हैं अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 देख रहे हैं x2 1 है, तो 1 माइनस x1 देख रहे हैं 3 है, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 2 का स्क्वायर। तो देख रहे हैं 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4, तो देख रहे हैं 4 प्लस 4 8 और 8 का वर्गमूल लेंगे तो 2 रूट 2 और 2 रूट 2 देखें तो ये आपका विकल्प नंबर बी पर दिया है। इसके बाद अब हम देखते हैं 10वें प्रश्न को। देख रहे हैं 10वां प्रश्न हमारा दिया है। देख रहे हैं 10वें प्रश्न में पूछा है कि यदि किसी द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4kx माइनस 5 बराबर 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान होगा। देखिए द्विघात समीकरण का एक मूल दिया है, k का मान निकालना है। तो देखिए अगर समीकरण का एक मूल दिया है तो समीकरण में हम x के स्थान पर उस मूल को रख देंगे तो समीकरण संतुष्ट होगा और k का मान मिल जाएगा। तो देख रहे हैं x के स्थान पर हम 1/2 रख करके हल करेंगे। 4x स्क्वायर, तो 4x की जगह 1/2 रखेंगे, 4 गुणे 1/2 का स्क्वायर माइनस 4k और x की जगह 1/2 रख रहे हैं माइनस 5 बराबर 0। सरल कर लेंगे तो 2 का स्क्वायर देख रहे हैं 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और यहां से देख रहे हैं 2 से 4 कैंसिल करेंगे, 2 दूना ही 4, तो ये मिल जाता है 1 माइनस 2k
-5 बराबर 0। तो देख रहे हैं -5, 1 -5 -4 पक्षांतर करेंगे +4 के रूप में जाएगा, तो -2 के बराबर 4 या के बराबर 4 बटे -2 और 2 दुनाई 4, तो -2 के बराबर मिल जाता है। और -2 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 10 का विकल्प बी सही है। अब इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं 11वें प्रश्न में दिया है, हमारा 11वां प्रश्न है। देखिए 11वें प्रश्न में 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 यानी 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछा है। तो इसके लिए देखिए आपको एक फार्मूला बताया गया है। n प्राकृतिक संख्याओं के योग का सूत्र होता है n + 1 बटे 2। इसको आप याद कर लेंगे। n की जगह देख रहे हैं चूंकि 9 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का योग है, तो n के स्थान पर आप 9 रखेंगे। तो 9 रखने पर देख रहे हैं 9 और 9 + 1 10 बटे 2, 2 पंचे 10 और 9 पचे 45, तो योग 45 मिलेगा। और 45 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से प्रश्न 11 का विकल्प बी सही है। इसके बाद हम देखेंगे 12वें प्रश्न को। देखिए 12वें प्रश्न में दिया है, 12वां प्रश्न है कह रहा sin थीटा -1। देखिए sin थीटा -1 इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान होगा। तो देख रहे हैं पहला ब्रैकेट है sin थीटा -1, sin थीटा -1, ये हमारा पहला ब्रैकेट है sin थीटा -1। और दूसरे ब्रैकेट में देख रहे हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इनको साइन काश में बदलेंगे। सेक बनेगा 1 बटे कॉस थीटा प्लस टेन थीटा बनेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखिए लाशा लेंगे तो पहला ब्रैकेट हमारा देख रहे हैं साइन थीटा -1 है, पहले ब्रैकेट में साइन थीटा -1। और दूसरा देख रहे हैं लाशा ले लेंगे कॉस थीटा, लाशा मिलेगा अंश 1 + साइन थीटा या साइन थीटा + 1 कहें, 1 + साइन थीटा। तो देख रहे हैं अंश हमारा वर्गांतर बन जाता है साइन थीटा + 1 साइन थीटा -1, यानी साइन स्क्वायर थीटा -1 और माइनस कॉमन कर लेंगे तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा। और 1 - साइन स्क्वायर थीटा जानते हैं काश स्क्वायर होता है, और काश स्क्वायर बटे काश एक घात कट जाएगी, तो देख रहे हैं माइनस काश थीटा के बराबर मिलेगा। और माइनस काश थीटा ये हमारा विकल्प नंबर सी पर दिया है। तो प्रश्न 12 का विकल्प सी सही है। अब हम 13वें प्रश्न को देखेंगे। देखिए 13वें प्रश्न में दिया है, देखिए लगातार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। कह रहा यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 और 35 हैं तो उसकी उनका माध्य का होगा। हम जानते हैं इसके लिए हमारे पास फार्मूला है, बहुलक बराबर होता है, देखिए लगातार यूपी बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ये फार्मूला है, इसी में मान रखना है। देखिए माध्य और बहुलक दिए हैं, माध्य 32 है, बहुलक 35 है, तो बहुलक के स्थान पर 35 बराबर 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। माध्य आपका 35 है। देखिए 35 दुनाई 70, पक्षांतर करेंगे तो 35 + 70 और देख रहे 3 हमारा बटे में मिल जाएगा, यही बराबर माध्यिका के होगा। 70 35 जोड़ते हैं तो 7 3 10, देख रहे हैं 105 बटे 3 और 105 बटे 3 सरल करेंगे 3 त्रिक 9 3 पचे 15, तो देखिए 35 के बराबर मिलता है। और 35 देखिए 35 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो चेक कर लेते हैं एक बार कैलकुलेशन को। तो देख रहे कैलकुलेशन चेक करेंगे, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, इसमें मान रखेंगे। देख रहे हैं दिया क्या है, कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक। तो माध्य देख रहे हैं 32 दिया हुआ है, माध्य का मान हमने यहाँ 35 रख दिया, जबकि आप देख रहे हैं माध्य 32 दिया हुआ है। यहाँ 32 अगर लिखते हैं तो देख रहे हैं इस 35 के स्थान पर यदि 32 कर लेंगे तो 32 दुनाई 64, तो 70 के स्थान पर यहाँ 64 मिलेगा। और 64 35 जोड़ेंगे तो देख रहे हैं 5 4 9 और 6 3 9, 99 बटे 3 करेंगे 33 मिल जाएगा। और 33 हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर दिया है,
तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का देख रहे हैं 13वें प्रश्न का विकल्प ए सही है। अब हम 14वें प्रश्न को देखते हैं। देख रहे हैं 14वें प्रश्न में दिया हुआ है, देख रहे हैं प्रश्न संख्या 14 में कह रहा है यदि काश थीटा बराबर अंडर रूट 3/2, तो अंडर रूट 3/2 काश में जानते हैं काश 30 अंश का मान होता है, तो इसका मतलब थीटा बराबर 30 अंश है। और मान पूछा है काश 2 थीटा, काश 2 थीटा तो 2 गुणे थीटा 30 है तो काश 60 बना। और काश 60 अंश का मान जानते हैं 1/2 के बराबर होता है। 1/2 हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से इस 14वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही है। अब हम 15वें प्रश्न को देखेंगे। देख रहे 15वां प्रश्न हमारा दिया हुआ है। देखिए 15वें प्रश्न में प्रायिकता संबंधी प्रश्न है। पूछा है क्या दो पाशों को एक साथ उछालने पर दोनों पाशों पर प्राप्त अंकों का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। देख रहे दो पाशों को एक साथ उछालने पर दोनों पाशों पर प्राप्त अंकों का योग 10 होने की प्रायिकता। हम जानते हैं दो पाशों को एक साथ उछालेंगे तो कुल ढंगों की संख्या जो प्राप्त होती है वो 36 होती है। अब अनुकूल ढंग देखेंगे कि अंकों का योग 10, अंकों का योग 10 वाले अगर देखें तो एक आपका 4 6, दूसरा 5 5, तीसरा 6 4। तो देख रहे 3 अनुकूल ढंग मिलते हैं जिनमें अंकों का योग 10 है। अभीष्ट प्रायिकता जानते हैं अनुकूल ढंगों की संख्या बटे कुल ढंगों की संख्या, और 3/36 सरल करेंगे 3 1 कम 3 12 3 36। तो देख रहे हैं 1/12 के बराबर मिल जाएगी, और 1/12 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 15 का विकल्प ए सही है। इसके बाद अब हम देखते हैं 16वें प्रश्न को। देख रहे हैं 16वें प्रश्न में दिया हुआ है, देख रहे हैं 16वां प्रश्न है क्या चित्र में त्रिभुज एबीसी में डीई समांतर बीसी है, एडी बराबर 2.2, डीबी बराबर 3.3, एई 1.8 सेंटीमीटर, तो ईसी की माप होगी। तो यहां पर देख रहे हैं डीई बीसी के समांतर है, तो यहां पर आपको सीधे थेल्स की प्रमेय को लगा देना है। थेल्स की प्रमेय कहती है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो इसके अनुसार मिल जाएगा एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी, एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी बराबर मिलेगा एई बटे ईसी के। देख रहे हैं मान रख देंगे एडी 2.2 और डीबी देख रहे हैं 3.3 बराबर एई 1.8 है बटे ईसी हमको ज्ञात करना है। 0.11 अंक से आप हटा देंगे। देख रहे 11 दूनाई 22, 11 तेई 33। इस प्रकार से ईसी बराबर मिल जाएगा, देखिए तिरछा गुणा कर देते तो ईसी इधर मिल जाएगा, और 2/3 पक्षांतर करेंगे उलट जाएगा, तो ये हमारा 3/2 के रूप में मिलेगा। और देख रहे हैं 2 से काटेंगे तो 1.8 को यदि आप 2 से काटते हैं तो 2 नहीं 18 0.9, 0.9 में 3 से गुणा होगा 3 9 27, तो 2.7 और 2.7 सेंटीमीटर हम देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 16 का देख रहे हैं विकल्प सी सही है। अब हम 17वें प्रश्न को देखते हैं। देख रहे 17वें प्रश्न में दिया है, 17वां प्रश्न है पूछा है निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। देखिए लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। हम जानते हैं जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक वर्ग कहलाता है। तो इसमें देख रहे हैं सबसे बड़ी बारंबारता 8 है जो कि वर्ग अंतराल 30 से 40 की है, इसलिए बहुलक वर्ग हमारा 30 से 40 होगा, जो कि हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 17 का विकल्प ए सही है। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न को। देखें 18वें प्रश्न में दिया है कि टेन थीटा गुणे काट थीटा का मान होगा, टेन थीटा गुणे काट थीटा का मान होगा। हम जानते हैं दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, टेन थीटा इंटू काट थीटा को लिखते हैं 1/tan थीटा, और देख रहे हैं टेन थीटा ऊपर नीचे से काट देंगे तो बराबर 1 मिलेगा। एक हमारा विकल्प नंबर बी पर दिया हुआ है।
इसके बाद फिर देख रहे हैं 19वां प्रश्न है। 19वें में देख रहे हैं 3 संख्याएं हैं 12, 15 और 21 और पूछा है 12, 15, 21 का कह रहा एलसीएम होगा। तो हमको इन 3 संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने की आप देख रहे हैं सिंपल मेथड जानते हैं। 3 संख्याएं हैं 12, 15, 21 निकाल लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, कोई समस्या नहीं होगी। 12, 15 और 21 देखिए सबसे पहले 2 से विभाजित कर लेंगे। 2 छंग 12, 15, 21 तो विभाजित नहीं हो रहे हैं, लिख लेंगे। फिर 2 तिहाई 6 देख रहे 2 से विभाजित करिए 3, 15, 21 आप 3 से विभाजित कर लेंगे। 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21। तो देख रहे हैं इस प्रकार से सारे अभाज्य गुणनखंड मिल चुके हैं। तो 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंचे 60 और 60 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 छंग 42 यानी 420। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। अब हम 20वें प्रश्न को देखते हैं। देखिए 20वां प्रश्न है। 20वें प्रश्न में पूछा है, देखिए 20वें प्रश्न में कि रहा यदि बिंदु 2, 3, 4 के तथा 6, -3 संरेखी हैं तो के का मान होगा। तो देख रहे 3 बिंदुओं के संरेखी होने का प्रतिबंध आप जानते हैं। चूंकि 3 बिंदु संरेख हैं तो बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। तो उसी से देखिए प्रतिबंध निकलता है x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इक्वल टू 0। इसी में मान रख देना। x1 देख रहे हैं x1 y1 पहला बिंदु होगा, x2 y2 दूसरा बिंदु और x3 y3 तीसरा बिंदु। x1 2 है, y2 - y3 y2 देख रहे हैं k है, माइनस y3 देख रहे हैं -3 है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस x2 4 है। फिर y3 - y1 तो देख रहे हैं -3 प्लस x3 देख रहे हैं 6 है और y1 - y2 3 माइनस के बराबर 0। सरल कर लेंगे तो देख रहे हैं 2 का गुणा ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो 2 के प्लस 2 तिहाई 6 और -3 -6 में 4 से गुणा होगा तो -6 चौको 24 और इसके बाद देख रहे हैं प्लस देख रहे हैं 6 का गुणा ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो 6 त्रिक 18 -6 के बराबर 0। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं 2 के और माइनस में 6 के तो मिल करके माइनस का मिल जाएगा देख रहे हैं 4 के। फिर देखें संख्याएं यदि देखें तो संख्या में आप पा रहे हैं देखिए 18 और 6 ये दोनों प्लस में हैं तो 18 6 24 माइनस में 24 तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो -4 के बराबर 0। तो देख रहे हैं के बराबर 0 मिलेगा और 0 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से 20वें प्रश्न का विकल्प बी सही है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं पूरी कॉन्सेप्ट के साथ आपने खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखा। तो आशा है कि प्रश्नों को आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। और यदि चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और इसके बाद अगले सेशन में इसका हम पार्ट बी लेकर आएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।